साल 2013 मार्च का महीना था। यूपी में नई सरकार को सत्ता संभाले करीब एक साल बीत चुके थे। देश की सबसे बड़ी आबादी वाले सूबे की कमान एक नौजवान नेता के हाथों में थी। राजधानी लखनऊ की सड़कों पर से हाथी की तस्वीरों वाले नीले रंग के झंडे उतारे जा रहे थे और उसकी जगह साइकिल के निशान वाले लाल और हरे रंग के झंडे राजनीतिक हवा का रुख बता रहे थे। इन सब के बीच सूबे के बेहद चर्चित इलाके प्रतापगढ़ के कुंडा में एक ऐसी घटना घटी जिससे पूरे देश की राजनीति में भूचाल आ गया। मार्च का महीना अभी शुरू ही हुआ था। राजधानी लखनऊ से करीब 150 किलोमीटर दूर प्रतापगढ़ जिले के कुंडा इलाके में गांव में दो गुटों के बीच आपसी रंजिश थी। इसी रंजिश में गांव के प्रधान नन्हे सिंह यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की खबर जब पास के थाने पहुंची तो सीओ जियाउल हक अपनी पुलिस टीम के साथ बलीपुर गांव पहुंचे। जियाउल हक के गांव में पहुंचते ही वहां की उग्र भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया। जियाउल हक के साथ गई उनकी टीम तो भाग गई। पुलिस अधिकारी की क्रूर हत्या के बाद पूरे सूबे की राजनीति में कोहराम मच गया। नेताओं के बयान आने लगे। उत्तर प्रदेश में जो सपा सरकार है उसके एक वरिष्ठ मंत्री का राजा भैया का नाम उसमें आ रहा है कि हत्या कराने में उसकी साजिश है। से आई है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ी है। समाजवादी पार्टी का वही गुंडा राज कायम हुआ है। जियाउल हक की मौत से करीब एक साल पहले ही उनकी शादी हुई थी। हत्या के बाद उनकी पत्नी परवीन आजाद ने रोते चीखते हुए एक बयान दिया। मुझे पता है कि राजा भैया की मर्जी से ही वहाँ हर काम होता है। इस शख्स का नाम था रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। राजा भैया को ना तो तब किसी परिचय की जरूरत थी और न ही आज किसी परिचय की जरूरत है। वह पहली बार महज 25 साल की उम्र में साल 1993 में इसी कुंडा से निर्दलीय विधायक बने थे और विधायक बनते आ रहे थे। राजा भैया 2013 में भी कुंडा के विधायक थे और आज भी हैं, मगर सीओ जियाउल हक हत्याकांड के वक्त उनकी राजनीति के दिन गर्दिश में चल रहे थे। उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन रघुराज प्रताप सिंह के लिए सीओ हत्याकांड कौन सी नई बात थी। उनकी पूरी राजनीति ही विवादों और किंवदंतियों से चलती आ रही है। भद्री राजघराने से आने वाले राजा भैया ने तो मगरमच्छों को एक अलग पहचान दी है। प्रतापगढ़ के इलाके में कहा जाता था कि राजा भैया अपने दुश्मनों को मारकर अपने बड़े तालाब में फेंकवा देते हैं, जहां मगरमच्छ उन लाशों को खा जाते हैं। स्वाभाविक है कि राजा भैया ऐसे किस्सों को नकारते रहे, लेकिन ऐसे किस्से ही राजा भैया को मशहूर करते रहे, उन्हें बाहुबली बनाते रहे। लेकिन क्या बाहुबल के किस्सों की बदौलत ही टिकी है राजा भैया की राजनीतिक जमीन? ऐसा हरगिज नहीं है। उदय प्रताप सिंह को गोद लिया और उन्हें ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। राजा बजरंग बहादुर सिंह और प्रधानमंत्री नेहरू के बीच बेहद अच्छे संबंध थे, लेकिन उनके दत्तक पुत्र उदय प्रताप सिंह आरएसएस की विचारधारा में यकीन रखते थे। उदय प्रताप सिंह ने दून स्कूल से पढ़ाई की थी। यह 1970 का दशक था। पंडित नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थीं। इंदिरा गांधी ने देश के राजाओं को मिलने वाले विशेषाधिकार यानी प्रिवी पर्स को खत्म कर दिया था। इसलिए देश की रियासतें इंदिरा गांधी के खिलाफ थीं। साल 1974 की बात है। कुंडा की भद्री रियासत के राजा उदय प्रताप सिंह ने भद्री को एक अलग राज्य ही घोषित कर दिया। पूरे देश में हड़कंप मच गया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तुरंत सेना की एक टुकड़ी को यूपी के कुंडा भेजा। बड़ी मशक्कत के बाद स्थिति पर काबू पाया गया। साल था 1993 का। यूपी में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका था। उस दौर में यूपी की सियासत में मंडल और कमंडल का दबदबा हुआ करता था, मगर एक तीसरा गुट भी था। यह बसपा यानी काशीराम और मायावती का गुट था, जो दलित अस्मिता की विचारधारा के साथ यूपी के गांवों में पांव जमा रहा था। लेकिन प्रतापगढ़ के कुंडा में इन तीनों दलों के पोस्टर तक नहीं पहुंचे थे। वहां एक 25 साल का नौजवान निर्दलीय चुनावी मैदान में था। इस नौजवान का नाम था रघुराज प्रताप सिंह। रघुराज प्रताप सिंह इसी कुंडा की भद्री रियासत के वारिस और राजा उदय सिंह के इकलौते बेटे थे। उदय सिंह कतई नहीं चाहते थे कि रघुराज प्रताप सिंह राजनीति में आए, लेकिन रघुराज प्रताप सिंह को राजनीति का चस्का लग चुका था। उदय प्रताप सिंह अपने बेटे के राजनीति में जाने के फैसले से इतना नाराज हुए कि उन्होंने अपने बेटे के लिए ना तो वोट मांगे और ना ही खुद अपना वोट देने गए। प्रतापगढ़ की कुंडा सीट पर उन दिनों दिग्गज कांग्रेसी नेता नियाज हसन का कब्जा हुआ करता था। हसन 1962 से लगातार इस सीट से विधायक बनते आ रहे थे, लेकिन 1993 में ऐसा नहीं हुआ। इस 25 साल के नौजवान ने जायंट किलर का काम किया
और नियाज हसन को चुनावी पटकनी दे दी। इस बात पर भी कई विवाद हुए कि राजा भैया ने जब अपना पहला चुनाव लड़ा तो उनकी उम्र 25 साल थी भी या नहीं, जबकि विधायक यानी एमएलए का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम आपकी उम्र 25 साल तो होनी ही चाहिए। 1993 के बाद यूपी की राजनीति की नदी में कितना पानी बह गया। इन 33 सालों में यूपी में 7 विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन कुंडा के विधानसभा चुनाव परिणाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। कुंडा के विधायक की पट्टी पर एक ही नाम चस्पा रहा, वह नाम है रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का। राजा भैया बाहुबली और दबंग नेता के तौर पर बाद के दिनों में मशहूर हुए। हालांकि उनके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हुए और कई संगीन आरोप भी लगे। हमेशा विवादों से मीडिया में सुर्खियां बटोरने वाले राजा भैया का शुरुआती दौर का किस्सा भी अजीब सा है। उनके पिता नहीं चाहते थे कि वो कोई औपचारिक पढ़ाई करें या फिर किसी स्कूल में जाकर पढ़ें। राजा भैया के पिता इस बात में यकीन रखते थे कि पढ़ाई लिखाई उनके बेटे को कमजोर बना देगी, लेकिन उनकी मां ने जबरन उन्हें स्कूल भेजना शुरू किया। साल 1989 में राजा भैया ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरा किया। लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही राजा भैया को राजनीति का चस्का लगा। 4 साल बाद साल 1993 में यूपी का विधानसभा चुनाव हुआ। राजा भैया ने कुंडा की सीट से निर्दलीय पर्चा भर दिया और जीतकर विधायक बन गए। उसके बाद शुरू हुई लखनऊ की राजनीति। राजा भैया ने कभी दिल्ली की ओर नजर नहीं फेरी, लेकिन कभी लखनऊ की राजनीति से नजर हटाई भी नहीं। बचपन से ही उन्हें तूफानी सिंह कहा जाता था। 1990 के दशक में यूपी की राजनीति जोड़ तोड़ की राजनीति थी। मंडल और कमंडल ने कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया था। 3 पार्टियां यूपी के राजनीतिक मैदान में थीं, बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी। इस सही रघुराज प्रताप सिंह के साथ हुआ। साल 1996 में यूपी के कद्दावर बीजेपी नेता कल्याण सिंह कुंडा पहुंचे। इस बार कल्याण सिंह ने राजा भैया के खिलाफ बगावत की हुंकार भरी। कल्याण सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, गुंडा विहीन कुंडा करो, ध्वज उठाए 2 हाथ। सबको यह बात पता थी कि कल्याण सिंह किसे गुंडा कह रहे हैं, लेकिन 1 साल बाद ही साल 1997 में जब कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो रघुराज प्रताप सिंह को मंत्री पद दिया गया। उसके बाद राम प्रकाश गुप्ता और राजनाथ सिंह की सरकार में भी राजा भैया को मंत्री बनाया गया। भैया की राजनीति की उठान अपने चरम पर थी। 2002 में राजा भैया के खिलाफ किडनैपिंग का केस दर्ज करवाया था। इसी साल राजा भैया को पोटा यानी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट के तहत जेल जाना पड़ा। मायावती की सरकार ने राजा भैया के ठिकानों पर छापा मरवाया। पुलिस ने राजा भैया के विवादित पोखर की भी खुदाई की और इस खुदाई में एक नरकंकाल भी मिला। इसी पोखर को लेकर एक कहानी मशहूर थी कि राजा भैया अपने दुश्मनों को मारकर इसी पोखर में फेंकवा देते हैं और इस पोखर में मगरमच्छ हैं जो उन लाशों को खा जाते हैं। एक बार जब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने राजा भैया से मुलाकात की थी तो उन्होंने भी राजा भैया से इस मगरमच्छ वाले पोखर की कहानी के बारे में पूछा था। हालांकि राजा भैया इन सब कहानियों को हमेशा झूठी अफवाह करार देते रहे हैं। मायावती जब तक मुख्यमंत्री रहीं, राजा भैया के दिन बुरे ही रहे। लेकिन अगले साल यूपी में सरकार बदली और यूपी के मुख्यमंत्री बने समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव की सरकार बनते ही राजा भैया पर लगे सारे मुकदमे हटा लिए गए और कुछ समय बाद जब केस कमजोर हुआ तो राजा भैया को बेल भी मिल गई। राजा भैया सिर्फ जेल से छूटे ही नहीं, उन्हें फूड मिनिस्ट्री भी सौंपी गई और जेड क्लास की सिक्योरिटी भी दी गई। मंत्री रहते हुए उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। कहा गया कि फूड मिनिस्ट्री में इतना घोटाला कभी नहीं हुआ जितना राजा भैया के मंत्री रहते हुए किया गया। एक बार फिर से मायावती ने राजा भैया को जेल में डाल दिया। साल 2007 में एक और घटना घटी। साल 2007 में एक डीएसपी की एक्सीडेंट में मौत हो गई। अगले दिन उसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में उपस्थित होना था। वो राजा भैया के खिलाफ लगे पोटा मामले की जांच कर रहा था। अक्टूबर 2010 को राजा भैया को प्रतापगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया। राजा भैया के ऊपर बसपा नेता की हत्या का आरोप था। लेकिन साल 2012 में फिर से यूपी विधानसभा चुनाव हुए। इस बार बसपा और मायावती दोनों को यूपी की जनता ने कम सीटों में समेट दिया और समाजवादी पार्टी की प्रचंड जीत हुई। इस बार समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने और राजा भैया को जेल मंत्री बनाया गया। राजा भैया का जेल मंत्री बनाया जाना अपने आप में एक विडंबना भी थी और मायावती को एक राजनीतिक संदेश भी। शहर मुरादाबाद। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस एकेडमी में एक नौजवान पुलिस अधिकारी की ट्रेनिंग पूरी कर चुका है। आज फेयरवेल है। वह पुलिस अधिकारी मंच पर आता है और एक शेर पढ़ता है। बहुत ऊंची इमारत है जिया साहब, उतर आओ, तुम्हारी कब्र की गहराइयां आवाज देती हैं।
पूरी महफिल तालियों की गड़गड़ाहट और वाह वाह की आवाज से गूंज उठती है। शेर में ही इस होनहार पुलिस अधिकारी का नाम छुपा है। इस बार यूपी भगवा में था। लखनऊ में कमल खिल चुका था और राज्य में बीजेपी की सरकार थी। मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ। राजा भैया इस बार भी कुंडा से विधायक बने, लेकिन उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। बाद के दिनों में समाजवादी पार्टी से भी उनके रिश्ते ठीक नहीं रहे। साल 2022 में जब अखिलेश यादव कुंडा में चुनाव प्रचार के लिए गए तो उन्होंने राजा भैया पर तंज करते हुए कहा कि कुंडा में कुंडी लगाने का समय आ चुका है। यहाँ पर जो लगातार जीत रहे हैं उनके लिए कुंडी लगाओगे कि नहीं लगाओगे? हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में रघुराज प्रताप सिंह ने कुंडा से जीत हासिल की, लेकिन इस बार वह चुनाव में निर्दलीय नहीं उतरे थे। नवंबर 2018 में उन्होंने जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी बनाई। 2022 में पार्टी ने 24 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे, जिसमें 2 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की। एक साल बाद ही 2023 में रघुराज प्रताप सिंह की पत्नी भानवी सिंह ने उन पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज कराया। बाहरी औरतें घर के अंदर आना शुरू करती हैं, वो विरोध करती है, विरोध करने पर उसको घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है। भानवी सिंह यही नहीं रुकी, उन्होंने रघुराज प्रताप सिंह पर अवैध असलहे रखने का भी आरोप लगाया। फिलहाल यह मामला अदालत में है। इन सब के बीच राजा भैया चर्चा में अक्सर बने रहते हैं। कभी उनके बयान चर्चा में रहते हैं तो कभी उनकी तस्वीरें। उनके बाहुबल के किस्से अब वैसे करिश्माई नहीं रहे जैसे पहले के दौर में चटकारे लेकर सुनाए जाते थे, लेकिन 1993 से लेकर आज तक कुंडा से विधायक हैं वो, और आसपास की सीटों पर भी उनका रसूख बरकरार है। तो यह कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की कहानी।